हे गाइस, आज हम क्लॉज 44 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो नया क्लॉज आया है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज तो ये पहले से ही है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD के अंदर, बट ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग हो गई है क्लॉज 44। ये क्या है, क्या इसमें एग्जम्पशंस हैं, क्या इसकी प्रेजेंटेशन है और क्या इसके लिए क्लैरिटी रिक्वायर्ड है जो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कम सब कि ये किसको एप्लीकेबल है, यानी किसको ये क्लॉज 44 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरना है। तो नंबर 1, जिसका टैक्स ऑडिट होना है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, वो इस क्लॉज को भरने के लिए बाध्य है, मैंडेटरी है, वो लायबल है। नंबर 2, लेट्स से कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, वट एवर द रीजंस, मेरी कुछ सप्लाईज ऐसी हैं जो कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के दायरे के बाहर है, ऑल दो आई एम एलिजिबल फॉर द टैक्स ऑडिट्स। तो क्या मुझे ये क्लॉज 44 भरना है? तो क्लॉज 44 इज द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द इनवर्ड सप्लाईज। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं रजिस्टर हूं या नहीं हूं, मेरी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए एलिजिबल हूं, लायबल हूं, तो मुझे ये क्लॉज भरना पड़ेगा। किस चीज के लिए, वो हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली इनवर्ड सप्लाईज के लिए जो मेरे खर्चे होते हैं, P&L का पार्ट बनते हैं, करेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये क्या है, क्लॉज 44 है क्या। क्लॉज 44 इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिससे कि अब और ट्रैकिंग हो जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट अब इसके अंदर ये देखना चाहती है कि किस तरह के खर्चे एक असेसी कर रहा है और वो किस तरह के डीलर से डील करता है। यहां पे इस एक्सपेंडिचर्स को, ये लेट से आपके P&L पे क्रेडिट साइड के अंदर इनकम 120 है और डेबिट साइड के अंदर इनकम एक्सपेंसेस 100 है, इंक्लूडिंग परचेज, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एवरीथिंग, और 20 रुपीज आपका प्रॉफिट है। तो अब आपको उस 100 रुपीज का ब्रेकअप देना है। उस 100 रुपीज के ब्रेकअप के अंदर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला फर्स्ट पार्ट कि ऐसे खर्चे जो आपने खरीदे हैं या फिर जो आपने इनकर करे हैं उन डीलर्स से जो डीलर्स जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जीएसटी रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं। एंड द अदर वन इज कि ऐसे खर्चे जो आपने इनकर करे हैं उन डीलर्स से जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं है, ठीक है। अब जो रजिस्टर्ड डीलर से खर्चे किए हैं उसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, ऐसे खर्चे जो कि एग्जम्प्ट हैं। व्हाट आर एग्जम्प्ट सप्लाईज, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द डेफिनेशन, मैं डिस्कस करूंगा अभी अपने Q&A के अंदर ही। तो एग्जम्प्ट अगर आपका कोई खर्चा है और आपने रजिस्टर्ड डीलर से इनकर किया है, वो उसको पेमेंट करी है, तो वो आपके क्लॉज नंबर 3 का पार्ट बन जाएगा ऑफ क्लॉज 44, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 का पार्ट। नाउ अगर आपने कोई परचेज करी है या फिर आपने कोई इनवर्ड सप्लाईज ली है कॉम्पोजिट डीलर से, वो पॉइंट नंबर 4 का पार्ट बन जाएगा, और क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड ही है। और अगर आपने बाकी और कोई खर्चे हैं जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर से लिए हैं आपने, वो क्लॉज 6 का पार्ट बन जाएगा, सॉरी 5 का पार्ट बन जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू टोटल ऑफ 3, 4 एंड 5, वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि आपने रजिस्टर्ड एक्सपेंडिचर रजिस्टर्ड डीलर के साथ किया है। नंबर 2, अनरजिस्टर्ड डीलर्स के साथ जो भी खर्चे हैं वो क्लॉज नंबर पॉइंट नंबर 7 के अंदर आ जाएंगे, क्लॉज 44 के, और इन दोनों का टोटल 6 + 7 टोटल 2 में चला जाएगा आपके पॉइंट नंबर 2 में। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म उसके अंदर डिफाइन की गई है, करेक्ट। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जाता है, कैसे कैसे चीजें जाती हैं। तो नंबर 1, एग्जम्प्ट सप्लाईज। व्हाट आर द एग्जम्प्ट सप्लाईज? एग्जम्प्ट सप्लाईज की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे जीएसटी एक्ट के अंदर, तो इट इंक्लूड सप्लाईज हैविंग ए निल रेट, जिसका निल रेट है, या फिर ऐसी सप्लाईज जिसको एग्जम्प्ट कर दिया गया बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशंस, या फिर ऐसी सप्लाई जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं जिस पे टैक्स ही लेवी नहीं होता, जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है। नाउ व्हाट आर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी जीएसटी एक्ट के अंदर डेफिनेशंस में मेंशन्ड है, जिसमें 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड सेकंड इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इसके अंदर कवर होते हैं। दीज आर द आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ जीएसटी। तो अगर आपने ऐसा कोई खर्चा है जो आपके P&L में डेबिट हो रहा है, लेट्स से पेट्रोलियम का या एल्कोहलिक लिकर कंजम्पशन का, लेट्स से आपने कोई स्टाफ वेलफेयर या कुछ भी किया है इस तरह से, व्हाट एवर द रीजंस, तो ये खर्चे आपको यहां पे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जम्प्ट सप्लाईज का पार्ट बनेगा। नाउ एग्जम्प्ट सप्लाईज में निल रेट भी होता है, यानी द गुड्स हैविंग निल रेट
जीरो रेट। जैसे कि अभी रिसेंटली शोर मचा था खाने के प्रोडक्ट्स पे जो कि प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड हैं, उन पे आइटम 5% कर दिया है। नाउ अगर वो खुले हैं, बिना प्री पैक हैं, यानी प्री पैकिंग नहीं है, लेबलिंग नहीं है, तो वो स्टिल दे आर ऑन जीरो रेट, नील रेटेड। तो वो भी रिपोर्ट यहाँ पे करने पड़ेंगे। लेट्स से आपने वो परचेज किए हैं तो आपको करने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ परचेज की। तो दीज आर द एग्जाम सप्लाईज जो आपको रिपोर्ट करने हैं कॉलम नंबर 3 के अंदर। नाउ कॉलम नंबर 4, कॉम्पोजिट डीलर से जो परचेज किया है। जनरली कॉम्पोजिट डीलर्स के बारे में जो आईसीआई गाइडलाइंस में आया है वो ऑब्वियसली वही है जो लॉ में लिखा हुआ है कि दे आर नॉट एलिजिबल टू इशू टैक्स इनवॉइस, दे कैन इशू बिल ऑफ सप्लाई, दे कैन नॉट इशू एन इंटरेस्टेड सप्लाई, और भी काफी सारी चीजें जो कॉम्पोजिट डीलर्स के ऊपर है उसके ऊपर नहीं जाते। पर जो आपने परचेज कॉम्पोजिट डीलर्स से करी है वो यहां पे आपको रिपोर्ट करनी है पॉइंट नंबर 4 ऑफ क्लॉज 44 के अंदर ना। नेक्स्ट, जो बाकी एक्सपेंडिचर बचे हुए आपके रजिस्टर्ड डीलर से, एग्जाम सप्लाईज भी कहां से डालनी है आपको, रजिस्टर्ड डीलर की। कॉम्पोजिट डीलर्स तो रजिस्टर्ड होते ही हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, जो बाकी खर्चे हैं जो रजिस्टर्ड डीलर से प्रोक्योर किए हुए हैं वो अदर कैटेगरी के अंदर यहां पे आपको डालने हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर ऑफ क्लॉज 44। अब इश्यू ये आता है कि इसको भरे कैसे, ठीक है, इसको भरे कैसे। ये अकाउंटिंग ऐसी तो हमने करी नहीं, तो बड़ा मुश्किल है इसको निकालना। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप, जैसे लेट्स से आप टैली यूज कर रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर एक्सपेंडिचर को डिटेल्ड फॉर्म में देखेंगे, तो अभी हमने रिसेंटली किसी क्लाइंट्स के लिए किया था, वो हर एक एक्सपेंडिचर के अंदर आपको ये बताता है कि ये जीएसटी नंबर इस वेंडर का है, क्योंकि जब भी हम किसी वेंडर को ऐड करते हैं जनरली जीएसटी नंबर डाल देते हैं। कॉम्पोजिट डीलर्स के केस में ऑब्वियसली उसको बाइफरकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे लगता है कॉम्पोजिट डीलर से परचेज बहुत लिमिटेड एक्सटेंट पे होती है, इसलिए उसको आपको अलग से निकालना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 5 की जो अदर डिटेल्स हैं वो आप 2B से भी फेच कर सकते हैं। 2B के अंदर आपके सारे वो डीलर्स की डिटेल्स आती है जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अंदर एग्जम्प्ट भी आते हैं जो कि नील रेटेड हैं या फिर जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगा है। ऑब्वियसली वो नहीं आते जो नॉन टैक्सेबल हैं। तो द माई पॉइंट इज कि आप 2B डाउनलोड करें, पूरे साल का इसको कंसोल कर लें, पहले तो मंथली 2B डाउनलोड करें, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है जिससे कि 2B पूरे साल का निकलता है तो 2B आप उठा लें। लेट्स से 2B में आपके काफी सारे ऐसे खर्चे भी होंगे जिसपे आपने क्रेडिट नहीं लिया है। वो मेरा Q&A का पार्ट है कि जिसपे क्रेडिट लिया है या नहीं लिया है उससे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को कोई मतलब नहीं है। वी आर रिपोर्टिंग फॉर टैक्स ऑडिट, नॉट फॉर जीएसटी। टैक्स ऑडिट में हम जीएसटी की डिटेल्स डाल रहे हैं, इसलिए हमें वो सारे खर्चे लेने हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन से जो आते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन से जो सारे खर्चे मैंने प्रोक्योर किए हैं, शर्त यह है कि उसने रिटर्न्स भर दी होंगी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 2B आपका 100% ठीक है, जितना भी आपने परचेज किया वो सब रिटर्न्स भर दी है वेंडर्स ने। तो लेट्स से आपने 2B डाउनलोड किया, 2B के अंदर वो सारे खर्चे आ जाएंगे आपके जो कि आपने रजिस्टर से प्रोक्योर किए हैं, चाहे वो कॉम्पोजिट डीलर्स के हो, ठीक है, हालांकि कॉम्पोजिट डीलर्स के हो, और या फिर वो आपके एग्जाम सप्लाईज हो या फिर वो बाकी सप्लाईज हो। तो आपके सारे खर्चे जब उसके अंदर आ जाएंगे तो 2B से आप डिटेल्स फेच कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको फिल्टर्स लगा के उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड की। तो जो P&L है आप उसको रन कर सकते हैं। परचेज कहां से करें, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, फ्रेट का खर्चा कहां से आया है, रेंट एंड पीरियोडिकल्स, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, रेंट्स का खर्चा, अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फी, लीगल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस, ये सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप P&L के अंदर 2 कॉलम्स क्रिएट करें, रजिस्टर और अनरजिस्टर, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। और गोइंग फॉरवर्ड इस ईयर की अकाउंटिंग भी ऐसे कीजिए जिससे कि आपको डिटेल्स फेच करनी आसान हो। हालांकि काफी सॉफ्टवेयर इस पे काम कर रहे हैं जो कि आपको डिटेल्स निकाल के दे देंगे, बट स्टिल आपके लिए एक रिको का पार्ट बन जाएगा। अपनी एक एक्सेल या फिर एक तरह से एक रिको मेंटेन करके चलें रिगार्डिंग दिस फॉर द करंट ईयर। बट नाउ अब इस साल के लिए जो मैंने आपको बताया कि 2B 100% फुल प्रूफ नहीं है वो, लेकिन आपको काफी सारा अमाउंट वहां से देखने को मिल जाएगा, काफी सारी डिटेल्स वहां से देखने को मिल जाएगी आपको। कंपोजिट डीलर्स की सारी डिटेल्स नहीं आती हैं, एग्जाम्प्ट की भी सारी डिटेल्स नहीं आएंगी, नॉन टैक्सेबल भी नहीं आएगा, लेकिन काफी डिटेल्स आपकी निकल जाएंगी। खासकर वो डिटेल्स जो मेन कॉलम है इसका रजिस्टर्ड पर्सन से अदर जो प्रोक्योरमेंट्स है, पॉइंट नंबर 5 आपका, वो 2B से निकलना बेहद आसान है। हमने रिसेंटली अभी इसको किया है प्रैक्टिकली, तभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। अब आगे अनरजिस्टर्ड से मैंने बताया जो बैलेंस है आपका वो यहां पे आ जाएगा, आपके P&L का खर्चा। अब जो कुछ क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स की आई हैं, कुछ व्यूअर्स की आई हैं जो मुझे रैंडमली पूछी गई हैं, वो मैंने लिस्ट डाउन करी हैं। उसमें से 10 ऐसी क्वेरी हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है और जो कि मुझे डिस्कस भी करनी चाहिए, और जिसमें से काफी चीजों पर क्लैरिटी खुद आईसीआई की गाइडलाइंस में आई हुई है। तो मैंने लिस्ट डाउन करी है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो आईसीआई की गाइडलाइंस ने भी बताया है और हमने भी काफी लोगों से डिस्कस किया
बिफोर आईसीआई गाइडलाइंस जो हमारे को मिला है और जो पहले क्लॉज था कि ये डिटेल्स कैसे देनी है आपको, क्या आपको पीएनएल के हेड वाइज ये डिटेल्स रिपोर्ट करनी है या फिर ये डिटेल्स आपको कंसोलिडेटेड एग्रीगेट अमाउंट डालना है। तो द आंसर इज आपको ये एग्रीगेट अमाउंट डालना है, आपको ये कंसोलिडेटेड अमाउंट डालना है इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग। आप अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके नहीं डालेंगे, आप एक लमसम अमाउंट डालेंगे। मेरे एग्जांपल के हिसाब से पीएनएल का लेट से खर्चा था 100 रुपीज, तो आप इसके अंदर 100 रुपीज टोटल डालेंगे। लेट से एग्जाम्प्ट था 20 रुपीज, कॉम्पोजिट से था 10 रुपीज, अदर से था 50 रुपीज और अनरजिस्टर्ड से बचा 20 रुपीज। तो 100 की डिटेल यहां पे आपकी आ जाएगी। आपको ये नहीं लिखना है कि वो जो 50 रुपीज थे अदर्स वाले, उसमें से रेंट कितना है, अकाउंटिंग चार्जेस कितने हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करेक्ट। नाउ कोई ऐसे खर्चे हैं जो पीएनएल में तो आते हैं बट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44 का पार्ट नहीं बनेंगे। हैं जी ऐसे खर्चे जो प्रोविजनल नेचर के होते हैं बट इनकम टैक्स उसे अलाउ करता है डेबिट करना। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोविजनिंग हम करते हैं, राइटिंग ऑफ जो करते हैं, राउंडिंग ऑफ जो करते हैं, ये सारे ऐसे खर्चे हैं जिनके लिए मुझे एक्चुअल में पेमेंट नहीं करनी पड़ती या जिनके लिए मुझे एक्चुअल में किसी वेंडर से डील नहीं करना पड़ता। इसीलिए इन खर्चों को आईसीआई गाइडलाइंस ने भी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्सक्लूड किया है कि आप इन खर्चों को नहीं डालेंगे। लेट्स से आपका पीएनएल 100 रुपीज का है और 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, तो आप 90 की डिटेल फेच करेंगे क्लॉज 44 के अंदर इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज। करेक्ट। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि जीएसटी में भी कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं जो नाइदर गुड्स और नॉट सर्विसेज मानी जाती हैं। शेड्यूल 3 की सप्लाईज ऑफ जीएसटी एक्ट, तो यहां पे सबसे फेमस सप्लाईज है एम्प्लॉय सर्विस एम्प्लॉयर को देता है, वो सर्विस कैटेगरी के अंदर, सप्लाई कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। और वो मैं खर्चा कैसे दिखाता हूं, सैलरी से, स्टाफ वेलफेयर से। तो क्या ये खर्चा मेरे क्लॉज 44 का पार्ट बनेगा? तो आंसर इज नो। यानी अब आपका पीएनएल अगर 100 रुपए का है और 10 रुपए डेप्रिसिएशन थे और 10 रुपए सैलरी का एक्सपेंस था, तो आप 80 की डिटेल ही अपने क्लॉज 44 के अंदर डालेंगे टोटलिटी के अंदर। यानी ऐसे खर्चे जो खर्चे शेड्यूल 3 से आउट ऑफ हो गए हैं, ऐसे खर्चे जो कि आपके प्रोविजनल नेचर के हैं या फिर जो नॉन कैश नेचर के होते हैं, वो भी आप यहां से निकाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है कि जैसे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में ब्लॉक क्रेडिट्स आते हैं, आपने मोटर कार खरीदी, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स करके बिल्डिंग बनवाई, आपने कोई कैबिन बनवाया अपना जो कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी के अंदर आता है, या और भी कई खर्चे, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, कैब एक्सपेंसेस हो गए आपके, तो क्या ये खर्चे भी आएंगे जिसपे मैंने आईटीसी नहीं लिया है? तो द आंसर इज यस, आएंगे। मैंने पहले बताया था वीडियो में कि ये रिपोर्टिंग जीएसटी की नहीं हो रही है, ये रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिट के लिए हो रही है। तो जब टैक्स ऑडिट की रिपोर्टिंग हो रही है, वो पूरे पीएनएल को फेच करेगा। आइदर आपने टैक्स जीएसटी का टैक्स इनपुट उसमें बुक किया है अपने अकाउंट्स में या नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने वो खर्चा इंकर किया है, आपने कार खरीदी है, आपने इंश्योरेंस करवाया है, तो आपका खर्चा हुआ है। अगर आपका खर्चा हुआ है तो आपको वो डिटेल्स यहां पे डालनी है। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर या क्वेश्चन नंबर 5, कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे? यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा हुआ है, तो द आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी मोटर कार खरीदी है तो डिटेल्स भी यहां पे आएंगी, और अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है कोई, वो भी यहां पे आएगा। तो अब यानी ये हो गया कि क्लॉज 44 बियॉन्ड पीएनएल चला गया। यानी अब पीएनएल से भी ऊपर के जो खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हैं पीएनएल से ऊपर के, वो यहां पे आएंगे। यानी ऐसे खर्चे जो आप कैपिटल एक्सपेंस के नेचर में करते हैं। इन जनरल जो हमें लगता है, आप फिक्स जैसे शेड्यूल निकाले किसी एंटिटी का, वो फिक्स जैसे शेड्यूल निकाल के एडिशंस देखिए इस साल में एडिशंस कितनी हुई है, वो एडिशन आपको कैपिटल एक्सपेंस बता देंगी आपका। वो एडिशंस के हिसाब से आप यहां पे खर्चे पाक कर सकते हैं, वेदर आपने क्रेडिट लिया है कि नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है, जो रिवर्स चार्ज के मेरे खर्चे हैं जो पीएनएल का पार्ट बनते हैं, वो कहां पे जाएंगे? वो रजिस्टर्ड में जाएंगे कि अनरजिस्टर्ड में जाएंगे? तो इसके लिए आंसर है कि आपको देखना पड़ेगा कि एंटिटी कौन सी है। लेट्स से आपने प्रोफेशनल से खर्चा लिया है कोई जो आरसीएम के अंदर जाता है, लेट्स से आपने एडवोकेट का खर्चा लिया है, वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो अनरजिस्टर्ड में जाएगा पॉइंट नंबर 7 में। और लेट्स से अभी जीटीए का नया चेंज आया था कि वो ऑप्ट कर सकता है नॉट टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा, पर वो रजिस्टर है जीएसटी के अंदर, तो आपका पॉइंट नंबर ये 6 में चला जाएगा अदर के अंदर। तो डिपेंड करता है कि जो खर्चा आप इनकर कर रहे हैं वो रजिस्टर से लिया आरसीएम का या फिर अनरजिस्टर से लिया है, तो ये भी आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 7, जो स्टॉक ट्रांसफर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो स्टॉक ट्रांसफर्स होते हैं वो कैसे रिपोर्ट किए जाएंगे? देखिए
एक क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर या क्वेश्चन नंबर 8 बना है उसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ये जो डिटेल्स जानी है पैन बेस्ड जानी है, यानी लेट्स से आपके 4 एंटिटीज रजिस्टर हैं दिल्ली, मुंबई की, बैंगलोर और कोलकाता के अंदर, तो आपका टैक्स ऑडिट तो एक ही होता है ना, पैन नंबर एक ही है, तो आपकी डिटेल कंसोलिडेट जाएगी। तो जो स्टॉक ट्रांसफर करते हो तो दिल्ली का मान लो स्टॉक ट्रांसफर आउट है और बेंगलोर का स्टॉक ट्रांसफर इन है, तो नेट ऑफ हो गया, यानी पूरे साल के अंदर आपकी डिटेल से नेट ऑफ हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, तो स्टॉक ट्रांसफर की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंडिचर डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये एक्सपेंडिचर पीएनएल का पार्ट भी नहीं बनता, बट स्टिल जीएसटी की रिक्वायरमेंट है इसलिए, बट ये एक्सपेंडिचर भी कवर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कि क्या सीए को कुछ डिटेल्स दी गई है, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ये है कि देखो, जब आप 3CD फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर आप डिस्क्लेमर डाल सकते हो या क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। डिस्क्लेमर किस तरह का कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कि आपने टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या लिया है, क्या आपने पूरा पीएनएल उठाया है, क्या आपने कुछ और भी पिक किया है, या किस चीज को आपने एक्सक्लूड किया है। आप एक नोट बना सकते हैं, उसमें कुछ लिमिट होती है वर्ड्स की, उस लिमिटेड नोट को लेकर आप उसमें नोट बना सकते हैं कि व्हाट इज योर साइड और व्हाट इज योर व्यू ऑन द क्लॉज नंबर 44, अपना टोटल एक्सपेंडिचर को कैसे डिफाइन किया है। पॉइंट नंबर 2, किसी वजह से अगर क्लाइंट आपको डिटेल्स नहीं दे पाता और आप डिटेल्स नहीं पार्क कर पाते क्लॉज 44 के अंदर, तो आप ये मार्क करेंगे विद रीजन कि ये डिटेल्स क्लॉज 44 में क्यों नहीं आई है, ये क्वालिफिकेशन आप डालेंगे 3CD के अंदर। तो ये भी आईसीए गाइडलाइंस के अंदर दिया हुआ है। एक आईसीए गाइडलाइंस ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि मैं आपको बताता हूं देख के, कि इसके अंदर एक फॉर्मेट है जो आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको टेस्ट चेक बेसिस पे फॉर्मेट, पहले तो पूरा मंगाना, टेस्ट चेक बेसिस पे इसको चेक करना है। वो फॉर्मेट इज कि आपको एक्सपेंडिचर हेड वाइज मंगाने अपने क्लाइंट से, हालांकि आपको रिपोर्ट नहीं करने हैं बट मंगाने हैं। अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, कंप्यूटर एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर नेम ऑफ एंटिटी, उसका जीएसटीएन अगर है तो नहीं है तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसका नेचर कॉम्पोजिट है या नॉन कॉम्पोजिट है, वैल्यू क्या डेबिट हुई आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, यानी क्या खर्चा किया है आपने, इनमें से किस पे क्रेडिट लिया है आपने, कितना अमाउंट उसको दिया है वेंडर को, लेट से आपने कोई डिस्काउंट अवेल कर लिया या फिर आपने उसको कुछ पेमेंट्स करी है, पूरी पेमेंट करी है, और रीजन फॉर निल जीएसटी, जो अगर आपने जीएसटी नहीं लगाया, निल है तो उसका रीजन क्या है, तो आप उसमें डाल सकते हैं कि भाई एग्जम्प्ट है ये, या फिर इस पे रेट ही जीरो है, और जनरल रिमार्क्स अगर कुछ है। तो ये फॉर्मेट कुछ दिया है, इस तरह का फॉर्मेट है आईसीए की गाइडलाइंस के पेज नंबर 259 के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, और इसको बोला गया है टैक्स ऑडिटर में चेक, टेस्ट चेक बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स इनके मंगा सकता है और उसे चेक कर सकता है। तो ये था मेरे कुछ छोटी सी वीडियो जो आपको बताती है कि कैसे रिपोर्टिंग की जाएगी, किस पे एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या डालना है और क्या क्या कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।